ब्रेकिंग। आसिफ खान गुरुजी उर्फ आशू बाबा गैंग रेप केस में बड़ा खुलासा। आसिफ खान गुरुजी गैंग रेप केस के मामले में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर शिकायतकर्ता लड़की और उसके साथियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन डिमांड की एफआईआर दर्ज कराने और सीबीआई से जांच कराने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सीबीआई से जांच कराने हेतु की मांग। अधिवक्ता विशाल चोपड़ा व उनकी टीम ने दायर की याचिका। ये एक बहुत फेमस मीडिया ट्रायल केस है, आशुभाई गुरुजी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। इनके खिलाफ बनाया गया मुकदमा सिर्फ और सिर्फ पैसे के एक्सटॉर्शन करने के लिए बनाया गया। और किस तरह के केस बनाए जाते हैं इस दुनिया में, वो हम आपके जरिए बताना चाहते हैं। 2018 में जब इनके खिलाफ इनके बेटे समर, इनके दोस्त सौरभ और मैनेजर रविशंकर के खिलाफ बहुत संगीन धाराओं में गैंग रेप, पॉक्सो की दफा में और कास्ट के अंदर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, तो पूरी मीडिया में प्रचार हुआ कि किस तरह से इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, ये किया, वो किया। आज गूगल पे जाएंगे तो कम से कम 20 वीडियो मिलेंगी जिसमें यही तो बताया जा रहा है कि इन्होंने गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन आज आपके जरिए मैं इस स्कैंडल से पूरा पर्दा उठाना चाहता हूं कि किस तरह से दुनिया के अंदर बनाए गए सारे रेप के मुकदमे, अगर सारे मुकदमे झूठे नहीं है तो सारे मुकदमे सच्चे भी नहीं है। ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर में जब आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से ये लोग जो गुरु या कोई भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए किस तरह से सॉफ्ट टारगेट होते हैं और किस तरह से लोग इनको इजीली कानून का मिसयूज करते हुए फॉल्स केस में इम्प्लीकेट करके और एक मोटिव के साथ कि किस तरह से मोटा पैसा इनसे हटा जाए, उसके लिए ये इनको गलत केसों में फंसाते हैं। आशुभाई गुरुजी के खिलाफ जिस लड़की ने इनके खिलाफ 2018 में गैंग रेप और पॉक्सो के सेक्शन में हौजकास थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई, उसी लड़की ने अपना नाम बदलते हुए बिग फिशेस, जो बिल्कुल बड़े अंपायर से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ भी गैंग रेप के मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं। ये खुलासा आज आपके जरिए हम करना चाहते हैं और ये अपने बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से वो लड़की दोनों एफआईआर के अंदर में शिव कुमार जी ने बाकायदा कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को 14/5/2019 को रिटर्न में कंप्लेंट दी जिसमें उस मोबाइल नंबर का हवाला था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि इन्होंने अब इस कंप्लेंट के अंदर में बाकायदा बताया कि किस तरह से डीसीपी राम गोपाल नायक का नाम लेके राम शर्मा पैसे मांग रहा है और उसके सामने मुझे डीसीपी साहब ने मारा है। हैरानगी वाली बात समझिए कि उसके राइट 1 महीने बाद ये लड़की अपना नाम बदलकर अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर मंडावली थाने के अंदर में सीपीडब्ल्यूडी के चीफ एडिटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है, जिसके अंदर में वही मोबाइल नंबर 733 लड़की अपना बताती है अपनी हैंड रिटन कंप्लेंट के अंदर। ये रही उसकी हाथ की लिखी कंप्लेंट और एफआईआर की कॉपी, जिसके अंदर में वो लड़की खुद बता रही है कि ये मोबाइल नंबर मेरा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके बारे में 20 महीने की कस्टडी के बाद जब आशु गुरुजी बाहर आए इंटरिम बेल पे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इनका और कोविड-19 पोजीशन के दौरान सबको इंटरिम मिली। 18 अक्टूबर को ये बात हमारे सामने आई। 20 महीने की नाजायज कस्टडी काटने के बाद पूरी मीडिया में उस लड़की ने दुष्प्रचार किया, पूरा इन पे दबाव बनाने के लिए किया गया कि किस तरह से इनसे पैसा हड़प लिया जाए। आप हैरान होंगे कि रामेश शर्मा जिस मोबाइल नंबर से बात कर रहा है वही लड़की अपना नंबर बताती है और वो नंबर भी उनका नहीं है, वो नंबर भी उनका नहीं है। लेकिन आज तक 18 अक्टूबर से लेके और 3 जनवरी तक लगातार हमने दस्तक दिया, हर बड़े अधिकारी के पास गए, सीडी लेके गए, हर चीज को लेके गए, लेकिन क्या कहते हैं
नहीं ये तो मीडिया प्रोफाइल केस है, ये तो हाईलाइट केस है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई मदद नहीं की जा सकती। क्योंकि जहां भी जाते थे पुलिस के उच्च अधिकारी का नाम आने से सारी पुलिस दबाव में काम कर रही है, कोई भी नहीं बात मानने को तैयार था। आखिरकार हमने माननीय हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हमने हमारी पिटीशन फाइल की, जिसकी कॉपी है, और ये सारे एविडेंसेस हमने साथ में लगाए, जिसके अंदर हमने बताया कि हमारा साथ क्या हो रहा है, किस तरह से एक स्कैंडल हो रहा है, एक नेक्सस, एक सिंडिकेट बनाकर संगठित रूप से। जब किसी को नहीं पता, ना इनको पता कि उसने एक मुकदमा करवाया हुआ है, ना उनको पता कि इनके खिलाफ मुकदमा करवाया हुआ है। जो दूसरी एफआईआर है वो सीपीडब्ल्यूडी के चीफ डायरेक्टर्स, जो बिल्कुल बहुत उच्च अधिकारी है, उनके खिलाफ करवाई गई। और जब इनके खिलाफ यह मुकदमा दायर किया जाता है तो इनके पास में उसका एसोसिएट, उस लड़की का जो पार्टनर है रामनेश शर्मा, वो इनके ऑफिस में आता है एक मीडिया की कटिंग लेके कि आशु भाई जी आपके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। इनको ये मालूम भी नहीं, क्योंकि ये कभी जानते नहीं, उसको कभी मिले नहीं कि इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। उसने कहा इनके सामने अपना फोन खोल के कि मैं डीसीपी राम गोपाल नायक का आदमी हूं, जो इस टाइम क्राइम ब्रांच में डीसीपी हैं, और आपके सामने मैं उनसे बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा हम सेटल करवा देंगे। आप अपने किसी भरोसे के आदमी का मोबाइल नंबर दीजिए और यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाइए, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। घबराया हुआ आदमी, इसने कभी आज तक ये चीजें नहीं सही ना देखी, घबराहट में इन्होंने वहां से चले गए और अपने एक 20 साल के संबंध वाले, जिसको अपने बेटे समान मानते हैं, शिव कुमार जी, उनका मोबाइल नंबर इन्होंने उसको दे दिया। 9 तारीख को ऑफिस से जाते ही वो आदमी शिव कुमार जी से ओपनली, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ओपनली पैसे की डिमांड करनी स्टार्ट कर देता है। 12 करोड़ रुपए चाहिए, 13 करोड़ रुपए चाहिए, और उसके बाद नेगोशिएट करता है 7 करोड़ रुपए चाहिए, हम आपके मैटर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करवा देंगे। 50 से ज्यादा रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो ये स्टडी में मौजूद है, पेन ड्राइव में मौजूद है, और हमारे पास वो मोबाइल फोन आज भी मौजूद है, जिसके अंदर ये सारी की सारी उसकी पूरी व्हाट्सएप चैट, उसकी पूरी मोबाइल रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन के साथ हमारे पास मौजूद है। अब यहां से आपको मैं बताऊंगा कि खेल आगे कहां जाता है। वही आदमी अपनी पूरी बातचीत के दौरान बताता है कि डीसीपी राम गोपाल नायक साहब के साथ मेरी बात चल रही है, मैं उनके घर जा रहा हूं। ये पूरी की पूरी बातचीत 50 रिकॉर्डिंग के अंदर है हमारे पास। उसके बाद वही आदमी उसी रिकॉर्डिंग में ये बात बोलता है कि ताती महाराज का केस ये हमारे साहब ने 13 करोड़ रुपए में सेटल किया है, यानी उसको एक विजिटिंग कार्ड की तरह दिखाता है कि हम लोग ये काम करते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग में एडमिट है हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास है, उसका बोला हुआ हमारे पास है। उसके बाद जिस नंबर से वो ये सारी बातचीत करता है, उसके अंदर में वो 3 नंबरों से हमारे साथ बातचीत करता है 50 रिकॉर्डिंग के अंदर, जिसमें 25 से ज्यादा रिकॉर्डिंग एक ही नंबर से है, जिसका लास्ट में नंबर 733 है। मैं वो नंबर पब्लिकली नहीं करना चाहता, शॉर्ट फॉर्म में आपको इसलिए बता रहा हूं, लास्ट में 733 नंबर है। अब हैरानी वाली बात समझिए कि जब इसी बातचीत को लेके, इस पूरी रिकॉर्डिंग को लेके, इस मोबाइल फोन को लेके वह शिव कुमार जी क्राइम ब्रांच ऑफिस में पहुंचते हैं, तो रामनेश शर्मा वहां बैठा हुआ चाय पी रहा है और शिव कुमार जी को डंडों से मारा जाता है कि तुमने रिकॉर्डिंग कैसे कर ली, ये फोन हमें चाहिए। इन्होंने किसी तरीके से वो फोन वहां से बचा लिया, और फोन बचाने के बाद उनको आज तक ये फोन नहीं दिया। उन्होंने शिव कुमार को धमकी दी कि तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तब तक आशुपुर जी गिरफ्तार हो चुके थे, सारे चारों के चारों मुलजिम अंदर जा चुके थे। वहां से इन पे लगातार दबाव बनाया जाता है
2008 में मैं आशु गुरु जी के पास अपनी बच्ची का इलाज कराने गई थी। आप सब जानते हैं, ये मीडिया फिगर है, कम से कम 20 साल से चैनल पे आते हैं। और रोनी वाला जो आश्रम है इनका, उस आश्रम के अंदर से लेके और हौज खास वाले आश्रम तक आज तक सिर्फ ज्योतिष का काम किया जाता है। ये ज्योतिष का काम करते दुनिया जानती है। लेकिन वो लड़की ये अपने आरोप देती है कि मैं अपनी बच्ची का इलाज कराने गई, उनके पैरों में ये तेल डालते थे, पैर लाल हो जाते थे, और उसके बाद उसको आराम आ गया। ठीक है, बाद बच्ची के कपड़े उतारते थे, ये करते, इलाज करते, लेकिन मेरी बच्ची को आराम आया। कोई सेक्सुअली असॉल्ट की बात तब नहीं करती कि बच्चे के साथ। उसके बाद कहती है कि 2013 में दिवाली वाले दिन मैंने कहा कि मैं थैंक्स करने के लिए डब्बा देने चले जाऊँ। भाई दिवाली 2009 में भी आई, 10 में भी आई, 11 में, 12 में, 13 में, सब में आई। और रोनी वाले आश्रम में ये सुबह 4 बजे बैठते थे और तब कहती मैं 4 बजे ही गई। और उस टाइम पे मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दिया गया, नशीली दवाई थी, मैं बेहोश हो गई, होश में आई, ऐसा हुआ। मैंने देखा, मेरी न्यूड पिक्स बनाई, मुझे ब्लैकमेल किया। तब से लेके मैं 2017 तक इनका विक्टिम रही और मेरे साथ दुष्कर्म होता रहा। इनके बेटे ने बहुतों के नाम लिख दिए, जिसका नाम लिखती जाती है। मुझे ब्रूटली मारा गया। फिर मैं होली वाले दिन गई। होली वाले दिन जाने के बाद मुझे वहाँ पे 7-8 लोग थे, उन्होंने ब्रूटली पीटा। मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रायल का पार्ट है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से उसको आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2008 से लेके और 2017 मार्च होली वाले दिन, 2013 मार्च की होली थी 2017 के अंदर, उस तक वो अपना मोबाइल नंबर तक नहीं बताती, मोबाइल नंबर तक नहीं बताती। और चार्जशीट के अंदर में कई मोबाइल नंबर नहीं है। 2017 के बाद कहती है मैंने वो सिम तोड़ दी, मैंने नई सिम ली और मैंने कहा मैंने आज के बाद के पास नहीं जाना। भाई एक औरत के साथ 8-9 साल तक ऐसा हो रहा हो, उसने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? और यही मोडस ऑपरेंडी उसी वाली एफआईआर के अंदर है। आप इस बात को समझे। अगर किसी लेडी के खिलाफ, मैं कहता हूं चलो उस लेडी के साथ जो भी कुछ हुआ वो ट्रायल का पार्ट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये बताएं कि अगर एक लेडी को ये पता है कि मुझे 10 साल बाद एक एफआईआर करवानी है, सितंबर 2018 में मुझे जाना है और मुझे एक एफआईआर दर्ज करानी है और हर प्रोसीडिंग में पहुंचना है, 164 की स्टेटमेंट देनी है, हम एप्लीकेशन लगाते हैं, हमारे खिलाफ कोर्ट में आना है और झूठी कंप्लेंट देंगे, हम उनको धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, मीडिया में आना है। उसको ये पता है मीडिया में बोलना है, तो उसको ये नहीं पता कि जब उसके साथ दोबारा मई 2019 के अंदर में ये जो एफआईआर करवाने जा रही है वो दुष्कर्म हो रहा था, उस टाइम 100 नंबर की कॉल उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। वो एक हफ्ते बाद रिटर्न कंप्लेंट लेके जाती है, वही मोडस ऑपरेंडी, रिटर्न कंप्लेंट, 4 दिन बाद 164 की स्टेटमेंट और कंप्लेंट में इतना सा वर्जन 164 को इलेबरेट कर देना, बढ़ाता जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, उसके अंदर ये भी शामिल कर, वो भी शामिल कर, वो भी शामिल कर। ये कानून को अच्छी तरह से जानने वाली लड़की है। इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहे हैं, जरा हैचिंग कॉन्स्पिरेसी माइंडसेट्स हैं, इनके अंदर में पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है और ये जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा एक सिंडिकेट वर्क की तरह काम कर रहा है। आप ये समझिए कि उस लेडी के खिलाफ जब दूसरी बार ये वारदात होती है, उसने 100 नंबर की कॉल क्यों नहीं की? ये तो दूसरी महिला ने और भी लोगों का स्टॉक किया, इस तरह का ये मामला बाद में इतना प्राइमरी बेसिस पे लेमैन समझ सकता है। इन्वेस्टिगेशन में इतने सारे फेज हैं, यही बात जब वो पहली बार कोर्ट में सामने आए तो इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं करेगा? यही बात तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? सारी बातें को कंसील किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है कोर्ट को। क्योंकि आप एक बात समझिए, हमने ये बात आपके सामने सिंपल तरीके से रखी और हमने सबूत आपको दिखा रहे हैं, आपको समझ आ गई बात की क्या हो रहा है। लेकिन आज तक उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं समझ आ रहा और कोर्टों को वो फेयर ट्रायल करके क्यों नहीं बता रही। आज तक उस लड़की से एक नोटिस दे गई, ये नहीं पूछा गया ये मोबाइल नंबर किसका है मैडम, ये रामनेश शर्मा साहब का क्या लेना देना है। अब आपको बताते हैं जो अभी कोई पत्ते हमारे पास हैं, लेकिन आज आपके सामने वो भी खोल देते हैं। ठीक है, यही लड़की जब इसको पता लग गया कि रामनेश शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट जा चुकी है, तो इसने ट्रायल कोर्ट में ये लेटेस्ट में कंप्लेंट बुक की है कि रामनेश शर्मा मुझ पे दबाव बना रहा है ऐसा करने के लिए। मैडम, रामनेश शर्मा और आपका कॉमन नंबर, फोन नंबर, ठीक
ठीक है, आपके बीच में। ये तो वो बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे पता लगा, क्योंकि वो एक्चुअली में ये हमें इसके अंदर फुल एप्रीहेंशन है और फुल डाउट है कि इन्होंने मुकदमे और भी दर्ज कराए हैं। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन रेप के केसेस के बारे में आता नहीं है और इनकी विक्टिम के पास में एक राइट है कि अपना नाम छिपा सकती है, इसलिए इसके बारे में एफएस के बारे में पता नहीं लगा। आप एक बात समझिए, 18 अक्टूबर 2020 को जब हमारे पास ये दूसरी एफआईआर के बारे में हमें पता लगा, उसके बाद हमने लगातार कंप्लेंट स्टार्ट की। उन्हीं दिनों ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैट साहब ने एक इसी टाइप के मुकदमे के अंदर एंटिसिपेटरी बेल दी गैंगरेप में, और कमिश्नर दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन दी कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करो, जो लेडीज इस तरह के मामले करती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हम कमिश्नर पुलिस से मिलने गए, उन नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है जो हमने इसमें लगाई हुई है हाईकोर्ट के सामने, कि उसके बाद भी कमिश्नर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है, पुलिस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसको सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि 20 महीने आदमी अंदर आया है, ठीक है, और 2-4 महीने में ट्रायल की बारी आ जाएगी, मरता क्या ना करता, ठीक है, और कर लिया जाए। लेकिन देखिए, सत्य को आप थका सकते हो, राजनीति नहीं कर सकते।